Starting the today's lecture, that is Pakistan and the modern world by Rana, not just only by Nawab Liaquat Ali Khan या नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान. पाकिस्तान और दुनिया जदीद. It is actually a speech delivered by the first Prime Minister of Pakistan, Liaquat Ali Khan, in America at the Kansas State University. तो पाकिस्तान और दुनिया जदीद के अंदर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एक चैप्टर जो असल में एक स्पीच है, एक तकरीर है जो कि लियाकत अली ख़ान साहब ने, जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, और ये स्पीच की गई 1950 में, 1950 में. और कहाँ की गई? कांसास स्टेट यूनिवर्सिटी. अमेरिका के 52 स्टेट्स में से एक स्टेट कांसास है. तो कांसास के अंदर जो यूनिवर्सिटी है उसको कांसास स्टेट यूनिवर्सिटी कहते हैं. तो वहाँ पर उन्होंने ये स्पीच डिलीवर की और उन्होंने लियाकत अली ख़ान को एक ऑनररी डिग्री या एजाज़ डिग्री से भी नवाजा, PhD की. ठीक है. तो बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज़ जब वो यूनिवर्सिटीज़ का विज़िट करते हैं, जैसे किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, तो फिर उनको यूनिवर्सिटी एजाज़ के तौर पे एक PhD की डिग्री देती है, विदाउट एनी स्टडी, बिना किसी तालीम के, बिना किसी मेहनत के. वो जस्ट उनके एजाज़ में एक PhD की डिग्री नवाजी जाती है. उसको ऑनररी डिग्री कहते हैं, एजाज़ी डिग्री कहते हैं. तो उसी पर क्या करें, लियाकत अली ख़ान जो है वो एक स्पीच डिलीवर कर रहे हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे. 1950 में पाकिस्तान बनने के 3 साल के बाद. तो लियाकत अली ख़ान की ख़ुद पैदाइश 1895 में हुई थी. 1951 में इनकी जो है वो वफ़ात हुई, शहादत हुई. पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद लियाकत अली ख़ान को जो है वो 2 ख़त मौसूल हुए. एक ख़त आया था जोसेफ स्टालिन की तरफ से जो कि रशिया की तरफ से था, और दूसरा ख़त जो आया था वो अमेरिका की तरफ से आया था. जॉन F कैनेडी उस वक्त जो है वो अमेरिका के वो थे, प्रेसिडेंट थे. तो अब क्या हुआ कि लियाकत अली ख़ान ने प्रीफर इसको किया कि वो बजाय रशिया के वो अमेरिका के साथ, अमेरिका का विज़िट करेंगे, दौरा करेंगे. और उसी दिन से जो है वो पाकिस्तान ने रशिया के साथ जो है वो समझ ले दुश्मनी मोल ली और अमेरिका के साथ दोस्ती मोल ली, जो सन 2020 तक, पाकिस्तान बनने के कितने सालों के बाद तक वही चल रही है कि हमारे रशिया से तो अच्छे ताल्लुकात नहीं, बट अमेरिका से हैं. ठीक है. तो ये उनके इस ख़त की वजह से था कि जो भी कंट्री आज़ाद होती थी, अमेरिका और रशिया दोनों उसको ख़त भेज देते थे कि हमारे साथ हाथ मिला लो. अभी कंट्री की मर्ज़ी होती थी कि किसी के साथ वो दौरे पर चले जाए. तो 1950 में इसलिए लियाकत अली ख़ान अमेरिका के दौरे पर गए. ठीक है. तो अबाउट द ऑर्डर अगर हम कुछ डिस्कस करना चाहें तो बचपन से आप लियाकत अली ख़ान साहब का नाम सुन रहे हैं. ठीक है. तो आज हम उनके तकरीर को भी पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे उनके पर्सपेक्टिव, उनके नज़रियात को कि पाकिस्तान दुनिया जदीद में किस तरह से वो आगे बढ़ सकता है और किस तरह से वो प्रॉस्परस हो सकता है. और ये लियाकत अली ख़ान से अच्छा कोई नहीं जानता, बिकॉज वो शख्स जिसने पाकिस्तान को बनाया, वो शख्स जो पाकिस्तान का फाउंडर है, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं हमसे और आपसे कि पाकिस्तान क्या था, किस बुनियाद पर बना और उसका मकसद क्या था, एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या थे. वो कि सियासतदान या कोई भी इंसान इतनी अच्छी तरह सीन बता सकता जितनी अच्छी तरह से लियाकत अली ख़ान खुद बता सकते हैं, चूँकि ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ आवर बिलव्ड नेशन. तो उनकी ज़बानी सुनते हैं पाकिस्तान की क्रिएशन को. तो ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे ये, और राइट हैंड थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के. आप जानते हैं बेहतरीन दोस्त थे. हमेशा लियाकत अली ख़ान जो है वो कायद आज़म के साथ साथी रहे हर एक जगह पर. इसलिए पाकिस्तान बनने पर कायद आज़म ने उन्हीं को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाया पाकिस्तान का. और इनको शहीद किया गया था रावलपिंडी में. आप जानते हैं लियाकत बाग में उनको शहीद किया गया 16 अक्टूबर के दिन 1951 में. इसलिए उनको शहीद मिल्लत कहा जाता है, शहीद मिल्लत बिकॉज ऑफ हिस कि उन्होंने जो है वो असैसिनेशन हुई, उनकी शहादत हुई, दैट्स वाई. तो स्टार्ट के अच्छा, इसमें देर आर 14 पैराग्राफ्स इन दिस चैप्टर एंड इट इज़ अ वेरी लॉन्ग चैप्टर इफ़ यू कैन सी इन योर बुक. So just we are going to read about the main points in every paragraph. जस्ट मैं इसको एक समरी या सेंट्रल आइडिया नहीं कह सकता. असल में मैं हर पैराग्राफ को ही डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ विदाउट रीडिंग द एग्जैक्ट लाइन्स. ठीक है, ज़्यादा बेहतर तरह से समझ में आ सके. तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ में व्हाट द ऑथर इज डूइंग कि क्या कह रहे हैं कि लियाकत अली ख़ान वॉज गिवन एन ऑनररी PhD डिग्री. उनको कंसास स्टेट यूनिवर्सिटी से एक डिग्री दी गई है PhD की. एंड ही चोज द टॉपिक ऑफ पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड इन हिज स्पीच. अब जब किसी को आज़ादी डिग्री दे दी जाती है तो बहुत सारे लोग सामने मजमे में जमा होते हैं, स्टूडेंट्स के सामने दिया जाता है. तो अब उनको एक स्पीच भी डिलीवर करना होता है जिसको PhD की डिग्री मिली होती है. वो थैंकफुलनेस की स्पीच डिलीवर करते हैं.
कि मैं जो है वो आपका मशकूर हूँ। इसी थैंकफुलनेस के स्पीच में इन्होंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड है। चूँकि उन्होंने कहा था कि यू आर नॉट ऑनरिंग मी बट यू आर ऑनरिंग माई बिलव्ड नेशन पाकिस्तान, दैट्स वाई इट इज़ फिटिंग दैट पाकिस्तान विल स्पीक टू यू इंस्टेड ऑफ मी, कि मेरे बजाय पाकिस्तान आपसे बोलेगा, पाकिस्तान के बारे में मैं बात करूँगा। चूँकि पाकिस्तान की वजह से मुझे ये डिग्री मिली है, तो मैं आज पाकिस्तान और दुनिया जदीद के बारे में स्पीच डिलीवर करूँगा। 4th पैराग्राफ में कहते हैं द प्रेजेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ लाइक द पास्ट ऑफ द USA, क्या पाकिस्तान को बने हुए अभी 3 साल हुए हैं। 1947 में पाकिस्तान बना है और 3 साल हुए 1950 का दौर चल रहा है। कह रहे पाकिस्तान अभी नई नई रियासत है और पाकिस्तान जो आज देख रहा है, अमेरिका ने, यकीनन सी बात है अमेरिका भी जब बना होगा, जब इसकी इंडिपेंडेंस हुई होगी तो उसको भी ये सारे मुश्किलात वगैरह दिखने में आए होंगे जो आज हमारे साथ हैं। तो आज हम बैकवर्ड हैं चूँकि आज हम नए नेशंस हैं। अमेरिकन से कहते हैं आज आप लोग जो है वो बहुत आगे हो सिविलाइजेशन में, बिकॉज आपको बने हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी वक्त हो चुका है। चूँकि याद रखो कि जब कोई कंट्री नया होता है ना, तो नए कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और एक टाइम लगता है, वक्फे वक्फे से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो अगर लियाकत अली ख़ान के दौर में पाकिस्तान में कोई मसाइल थे तो उसमें लियाकत अली ख़ान कसूरवार नहीं है, बिकॉज इट वॉज अ न्यू नेशन। लेकिन आज पाकिस्तान बने कितने साल गुजरने के बाद सन 2020 में अगर पाकिस्तान मसाइल का शिकार होता है तो उसमें बहुत सारे लोग इसके कसूरवार होते हैं। कितना मुल्क टाइम गुजरने के बाद भी आप क्यों पाकिस्तान की हालत को सही नहीं कर पाए। लियाकत अली ख़ान की तरह तो नया मुल्क था ना, तो उनके लिए तो जायज़ बनता है कि वो बोल सकते हैं कि हमें तो नया वतन मिला। अच्छा, 5th पैराग्राफ में कहते हैं 100 मिलियन मुस्लिम्स फॉर इन इंडिया फॉर सेंचुरीज़, कि ये बात करते हैं अबाउट द डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट्स, कि जो सेपरेट स्टेट की डिमांड की थी मुसलमानों ने, इसके बारे में बात कर रहे हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर, कि 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ मुसलमान इंडिया में रहते थे, सदियों से वो रह रहे थे। मतलब बिल्कुल शुरू में नहीं, बिल्कुल स्टार्ट में हिंदू रहते थे 300 मिलियन। तो 300 मिलियन हिंदूज केम अर्लियर इन द सब कॉन्टिनेंट, वो बहुत पहले शुरुआत में ही आ गए थे। वो हिंदू जो है वो बहुत शुरुआत, हिंदुओं की शुरुआत तो आपको पता है वहाँ से हुई थी कि आर्यंस के आने से है ना, लगभग जो है वो 3,500-4,000 साल पहले जो है वो आर्यंस ने जो है वो आखिरकार वो खैबर पास क्रॉस करके आए थे आर्यंस, और आर्यंस ने हमला कर दिया था, मोहनजोदड़ो पर हमला किया था, मोहनजोदड़ो को ख़त्म किया था। उसके बाद यहाँ से वो इंडिया चले गए थे और इंडिया में उन्होंने आर्यंस ने 4,000 साल पहले एक नया मज़हब शुरू किया जिसको हिंदुज़म कहते हैं, हिंदू मज़हब। तो हिंदू तो बहुत 4,000 साल पहले से इंडिया में रह रहे थे, लेकिन मुसलमान बाद में आए थे। पहला मुसलमान जो आए थे दैट इज़ मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 AD में 712 ईस्वी में आए थे। और फिर उसके बाद बहुत सारे मुसलमान एक करके आए, लेकिन मुसलमानों ने जो राज किया, जो शुरू राज उनका हुआ ना, दिल्ली सल्तनत जिसको हम कहते हैं, वो राज उनका शुरू हुआ 1173 AD से। 1173 से मुसलमानों ने राज करना शुरू किया, जब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने एक हिंदू महाराजा को शिकस्त दी जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता था कि वो बहुत ज़्यादा एक दिलेर किस्म का एक बादशाह था, राजपूतों में से था वो पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो चौहान डायनेस्टी राजपूत के इस ऑफशूट्स में से आती है। तो वो जो है वो, लेकिन उसको जो है हरा दिया शहाबुद्दीन गौरी ने। पहली बार वैसे शिकस्त हो गई थी शहाबुद्दीन गौरी को, जब दूसरी बार आए तो दूसरी बार जो है वो शहाबुद्दीन गौरी ने उनको हरा कर आखिरकार दिल्ली सल्तनत पर कब्ज़ा कर लिया था। तो पहले जो बादशाह कह लो, सुल्तान कह लो, जो हिंदुस्तान में आए ना मुसलमानों में, वो ये थे शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जिन्होंने दिल्ली पर कब्ज़ा किया। उसके बाद दिल्ली मुसलमानों के पास ही रहा दिल्ली सल्तनत हिंदुस्तान। गौरी के जाने के बाद गौरी को तो ये फातिहीन में से थे, कॉन्क्वेरर थे। इसके लिए मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत यूट्यूब के अंदर ना, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा समरी उसका दे देता हूँ आपको कि किस तरह से जो है वो सदियों तक मुसलमान जो है राज करते रहे हिंदुस्तान में, ठीक है। तो गौरी तो एक फातेह थे, तो उन्होंने अपनी जो तख्त थी ना वो अपने ग़ुलाम को एक ट्रांसफ़र कर दी, और तो इसलिए ख़ानदान ग़ुलामा फिर शुरू हो गया ना, ख़ानदान ग़ुलामा, स्लेव डायनेस्टी जिसको हम कहते हैं। और उसके पहले बादशाह थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो स्लेव डायनेस्टी में से थे। फिर उनके जाने के बाद आखिरकार जो है वो फिर रियाजुद्दीन अल्तमश, उनके फिर ग़ुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक के फिर ग़ुलाम थे रियाजुद्दीन अल्तमश फिर जो वो बादशाह बने। अल्तमश के जाने के बाद अल्तमश की बेटी थी रज़िया सुल्ताना, वो पहली और आखिरी समझ लो कि औरत एक थी जो कि हिंदुस्तान में एक सुल्तान बनी, रज़िया सुल्ताना, उनको बनाया गया। इनके बाद आखिरकार क्या हुआ, स्लेव डायनेस्टी से खिलजी डायनेस्टी में ये ट्रांसफ़र हो गया। मतलब स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हो गई, फिर खिलजियों की सल्तनत आई, जिसमें सबसे मशहूर जो बादशाह थे अलाउद्दीन खिलजी। बॉलीवुड की मूवी पद्मावत के अंदर उसका तस्करा है पूरी तरह से, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। तो वो खिलजी डायनेस्टी भी बहुत एक प्रॉस्पेरस डायनेस्टी थी। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत बहादुर बादशाह था, मंगोलों को भी शिकस्त दी और बहुत सारे उन्होंने जो है वो बेहतरीन काम किए। और अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो बाकी खिलजी बादशाह हैं तो वो उसको बरकरार नहीं रख पाए, और आखिरकार डायनेस्टी कन्वर्ट हो गया तुगलक डायनेस्टी में। तुगलक ख़ानदान आ गया फिर हुकूमत करने के लिए। ग़ियासुद्दीन तुगलक जिसको हम कहते हैं, वो एक बड़ा बादशाह थे उसका।
तुगलक डायनेस्टी के अंदर ये खराबी थी कि इन्होंने जो है वो मंगोल इन्वेजन को ये रोक नहीं पाए, मंगोलों ने हमला किया और जिससे शिकस्त हो गई। आखिरकार तुगलक डायनेस्टी, अच्छा मंगोलों ने फिर क्या किया, मंगोल भी फातेहीन थे, वो किसी जगह टिक कर नहीं बैठते थे, एक जगह हमला किया, ख़त्म किया, दूसरे मुल्क चले गए, तुर्की चले गए, यहाँ चले गए, हमला करके आगे बढ़ते रहते मंगोल जितने भी होते थे, ठीक है। तो आखिरकार मंगोलों ने जो है सल्तनत सैयद डायनेस्टी को ट्रांसफ़र कर दी, सैयद डायनेस्टी या सैयद डायनेस्टी जिसको हम कहते हैं। फिर सैयद डायनेस्टी से आगे ट्रांसफ़र लोधी डायनेस्टी में, लोधी सल्तनत जिसको हम कहते हैं, जिसके जो आखिरी बादशाह थे इब्राहिम लोधी, उनको शिकस्त देती थी अफ़गानिस्तान से आए हुए दूसरे एक मुसलमान बादशाह थे जिसका नाम था ज़हीरुद्दीन बाबर। और ज़हीरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर एक पानीपत की लड़ाई, उसको हम कहते हैं द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की 2 लड़ाइयाँ हुई हैं, दूसरी लड़ाई जो पानीपत की थी वो मराठों के बीच में थी, अहमद शाह अब्दाली की, पानीपत मूवी उस पर बनी है हिंदुस्तान इंडिया में, बॉलीवुड में, ठीक है। तो मुग़ल, ये पहली लड़ाई थी पानीपत की, पानीपत एक मैदान था जंग का, तो उसमें लोधी डायनेस्टी को शिकस्त हुई थी और मुग़ल एम्पायर फिर आगे थी। फिर मुग़ल एम्पायर में सबसे बड़ी जिसको एम्पायर कहते हैं वो सल्तनत की दाग पे डली। ज़हीरुद्दीन बाबर आए, उनके बाद उनके बेटे हुमायूं आए, फिर उनके बाद उनके बेटे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आए, फिर उनके बेटे नूरुद्दीन जहांगीर आए, फिर उनके जाने के बाद औरंगज़ेब शाहजहाँ आए, शाहजहाँ के जाने के बाद औरंगज़ेब आलमगीर आए, फिर आखिरकार उनके बाद बहादुर शाह ज़फ़र द फर्स्ट आए, फिर शाह आलम आए, उसके बाद फिर बहादुर शाह ज़फ़र द सेकंड आए जो एक शायर थे। और बहादुर शाह ज़फ़र द सेकंड के दौर में क्या हुआ था कि ब्रिटिश ने इंडिया पर कब्ज़ा किया और कब्ज़ा करने पर एक लड़ाई हुई 1857 में, जंग आज़ादी, जिसमें मुग़ल बादशाह को हार मिली और मुग़ल बादशाह को आखिरकार बहादुर शाह ज़फ़र को रंगून, जो कि बर्मा के एक शहर है रंगून, वहाँ पर उनको जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है, वहाँ पर जिला वतन एक्साइल कर दिया गया, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको बता रहा हूँ, लगभग 800 साल और उससे भी ऊपर की सल्तनत रही मुसलमानों की हिंदुस्तान के अंदर। 1173 से 1857 तक कोई दूसरा हिंदू बादशाह नहीं आ सका, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट हिंदुस्तान तकसीम हो गया, पाकिस्तान इंडिया। तो एक बड़े अरसे हमने राज किया हिंदुस्तान के अंदर। तो ये तो कुछ नाम आपको पता होंगे जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। ये पूरी मैंने दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दिया। तो 300 मिलियन मुस्लिम वो पहले आए थे सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन जब 1947 में जब आज़ादी का वक्त आया, ब्रिटिश छोड़कर जाने वाले थे, तो ये पता लगा कि जो यूनाइटेड इंडिया की जो फॉर्मेशन होगी ना, इसका मतलब मेरे लिए चेंज ऑफ मास्टर्स। मुसलमानों के लिए तो ये होगा कि जस्ट सिर्फ आका तब्दील हो जाएंगे, कि मुसलमानों के जाने के बाद आखिरकार जो है वो जो हिंदू के अंग्रेज़ों के जाने के बाद मुसलमानों पर जो है वो हिंदू काबिज हो जाएंगे, तो जस्ट मास्टर्स की तब्दीली होगी। तो पाकिस्तान ऐसे यूनाइटेड इंडिया का बनना जो कांग्रेस चाहती थी कि अखंड भारत बन जाए, यूनाइटेड इंडिया बन जाए, तकसीम ना हो, तो इसका मतलब लियाकत अली खान कहते हैं कि हमें जो है वो ग़ुलामों की तरह जीना पड़ा था। पहले हम ग़ुलाम थे ब्रिटिश के, उसके बाद हम हिंदू के ग़ुलाम हो जाते हैं। तो ये समझ में आ कि 5th पैराग्राफ में क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद 6th पैराग्राफ में कहते हैं द डिमांड ऑफ फ्रीडम वाज नॉट ड्यू टू रिलीजियस डिफरेंसेस। फिर ये वहाँ के मौजूद लोगों को, चूँकि वहाँ सामने उनके बैठे हुए सारे अमेरिकन स्टूडेंट्स, उनको कहते हैं कि हमने जो डिमांड किया था पाकिस्तान के लिए वो सिर्फ मजहबी बुनियादों पर नहीं किया गया था कि बस मज़हब हमारा अलग था तो हमने अलग वतन बना लिया, नहीं, नॉट जस्ट ड्यू टू द रिलीजियस डिफरेंसेस। सिर्फ मजहबी बुनियादों पर नहीं था कि भाई मुस्लिम जो है वो मोनोथीस्ट होते हैं, हिंदूज जो है वो पॉलीथीस्ट होते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुसलमान मोनोथीस्ट से मुराद के तौहीद परस्त होते हैं, मुवाहिदीन होते हैं, एक खुदा पर ईमान रखते हैं, जबकि पॉलीथीस्ट हु बिलीव्स इन मोर देन वन गॉड, जो एक से ज़्यादा खुदा पर बिलीव करते हैं, तो हिंदू पॉलीथीस्ट होता है। बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मुसलमान जो है वो बिलीव करते हैं प्रॉफिट्स ऑफ ओल्ड टेस्टिमेंट पर, मतलब ओल्ड टेस्टिमेंट मतलब कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले के जितने रसूल हैं जिनका जो है वो तस्करा ज़बूर और तौरात में किया गया, ओल्ड टेस्टिमेंट में हम सब पर ईमान रखते हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, सब पर हमारा ईमान है। क्राइस्ट पर, जीसस क्राइस्ट पर, ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान है। एंड प्रॉफिट ऑफ अरेबिया मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा ईमान है। लेकिन हिंदू इन सब पर ईमान नहीं रखते हैं। इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर वो हम भी हमारे अलग पर ईमान, उनका अलग पर ईमान है, इससे हमारे सोशल लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क जो है वो किस पे पड़ता है, इससे पड़ता है कि मुस्लिम्स बिलीव इन इक्वालिटी, मुसलमान मसावात पे यकीन रखते हैं, बराबरी पर यकीन रखते हैं, भाईचारे पर यकीन रखते हैं, ब्रदरहुड पे बिलीव करते हैं, जबकि हिंदुओं के अंदर ऐसा नहीं है। हिंदू कास्ट सिस्टम पे बिलीव करते हैं। कास्ट सिस्टम से मुराद वो ज़ात पात के निज़ाम पे बिलीव करते हैं। वो कहते हैं 4 ज़ात हैं हमारे उनके पास, ब्राह्मीण, वैश्य, शूतर और शद्रू। मतलब कि ब्राह्मीण सबसे ऊंचा ज़ात है, फिर वैश्य जो है वो सारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह, प्रेसिडेंट वगैरह जो ऑफिस वर्कर, फिर शत्रु जो सारे आर्मी पर्सनल्स हैं, फिर शूदर जो कि सारे नीच ज़ात, अनटचेबल, अछूत, जिसको छू भी नहीं सकते,
तो उनको तो वो 4 ज़ातों पे बिलीव करते थे। वो कहते थे ब्राह्मीण को अल्लाह जो खुदा ने, मतलब ब्राह्मण है, ब्राह्मीण को अपने सर से पैदा किया, और शूदर को जो है वो ब्राह्मण ने अपने पाँव की उंगलियों से पैदा किया। तो जो पाँव की उंगली से पैदा होगा तो उसकी जो है औकात पाँव में ही होगी। तो वो इस तरह से कहते थे। लेकिन मुसलमानों में ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों में कि हर बंदे को एक ही मिट्टी से पैदा किया गया, जो कनकनाते हुए मिट्टी है, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो मलका हो, चाहे वो कोई भंगी क्यों ना हो, एक ही मिट्टी से अल्लाह ने उसको पैदा फरमाया। ठीक है, लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं है। हिंदू कहते हैं किसी की इसकी जो वो कास्ट सिस्टम पर बिलीव करते हैं, वो ज़ात पात पे बिलीव करते हैं। तो ये मसला था हमारे बीच में, इसमें काम, इसलिए हम इनके साथ नहीं रह सकते थे, क्योंकि वो मुसलमानों को शूदर ज़ात का कंसिडर करते थे। हिंदू समझते थे कि मुसलमान नीच ज़ात का है। और ऐसी बात है, हम कैसे रहते हैं ऐसे लोगों के साथ। रिगार्डिंग इवन प्रीस्टहुड अननेसेसरी, और मुसलमान इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, यहाँ तक कि मुल्लायत को, प्रीस्टहुड को भी अननेसेसरी, गैर ज़रूरी समझते हैं। मतलब हम समझते हैं कि हर इंसान बराबर है, यहाँ तक कि कोई प्रीस्ट भी है ना, कोई मजहबी राहिब भी है, वो भी बराबर है एक आम इंसान के। ठीक है, कि खुदा के करीब हर इंसान है। ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ जो प्रीस्ट है, फ़लाँ जो मौलाना साहब है, वो खुदा से ज़्यादा करीब हैं और हम और आप खुदा से करीब नहीं हैं। तो लियाकत अली ख़ान कहते हैं कि इस्लाम इतना ज़्यादा इक्वालिटी का दीन है कि वो कहता है खुदा के बराबर सब है, मतलब सब अल्लाह ताला के नज़दीक जो है वो इक्वल हैं। यहाँ तक कि प्रीस्टहुड भी अननेसेसरी है। प्रीस्टहुड किसे कहते हैं कि अगर कोई राहिब अपने आप को ये समझे कि मैं बाकी लोगों से बुलंद हूँ, तो उसको मुल्लायत कहते हैं, इसी को प्रीस्टहुड कहते हैं। उसको लगता है कि हम इस्लाम के ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं, इस्लाम हमारा ही है, बाकी तो बाकी गुनाहगार लोग हैं सारे। तो इसके बारे में लियाकत अली ख़ान कहते थे हम तो इतने ज़्यादा कट्टर है इस मामले में कि हम प्रीस्टहुड को भी अननेसेसरी समझते हैं कि ये कोई नहीं, हर इंसान बराबर है दुनिया का। ठीक है, लियाकत अली ख़ान के अपने अल्फाज हैं, चूँकि ही वॉज आल्सो बिलोंग टू सम लिबरल सॉर्ट ऑफ व्यूज़ रखने वाले शख्स थे ये। तो लियाकत अली ख़ान को आपने देखा, इनकी भी दाढ़ी नहीं थी जैसे काज़म की नहीं थी। ठीक है, और ये भी पैंट कोट सूट बूट इसमें मूलबूस रहते थे। तो एक तरह के थोड़ा सा लिबरल टाइप की ज़हनियत लियाकत अली ख़ान की भी थी, जैसे कि काज़म की थी, अल्लामा इकबाल और के सारे लोगों की थी। ठीक है, तो अल्लामा इकबाल भी मुलायत को गलत कंसिडर किया करते थे, सिंपल सी बात है। तो मुस्लिम्स के पास लॉज ऑफ इनहेरिटेंस थे, इनहेरिटेंस हैं, मतलब विरासत के कवानीन हैं। मुसलमानों के पास है ना कि अगर बाप की वफ़ात हो जाती है तो बेटी और बेटे को जायदाद में हक मिलता है, लाजमी है। हिंदुओं के अंदर ऐसा नहीं होता। हिंदुओं में बाप अगर मर जाए तो बाप की सारी जायदाद जो है वो मंदिर को चली जाएगी, मंदिर को चली जाएगी, मंदिर को जाकर देनी पड़ेगी। मतलब उसमें बेटे को और बेटी को उसकी जायदाद कैसा नहीं मिलता। मंदिर में बस मंदिर को बनाने में लगा देंगे, सोने जवाहरात ये वो जो भी चीज़ें। तो ये इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं है। बाप मरा तो उसकी जायदाद जो है वो बेटे और बेटी को जाएगी। जबकि लॉस ऑफ इनहेरिटेंस है, पूरे विरासत के कवानीन है, किताबें लिखी गई हैं उसके ऊपर कि जो है वो बेटी को 8 आना मिल रहा है तो बेटे को 1 रुपया मिलेगा, ये रूल है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, हम मुसलमान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे बिलीव करते हैं, मतलब दौलत को बढ़ाने पे, दौलत को डिस्ट्रीब्यूट करने पे बिलीव करते हैं। ज़कात, खैरात, सदका, फितरा, हदिया, हम इन पर बिलीव करते हैं कि चीज़ें पैसे जेब में ना भर के रखे, पैसों की रोलिंग होती रहे। और दुनिया का असूल है कि जब तक पैसे रोल होते रहेंगे तब तक खुशहाली रहेगी। और पैसे अगर जमा होने शुरू हो जाए, अकोमुलेशन शुरू हो जाए, तो फिर उस सूरत में जो है वो मुल्क में बदहाली आ जाएगी। लेकिन हिंदुओं के अंदर क्या है कि वो वेल्थ अकोमुलेशन करते हैं, वो पैसों और दौलत को जमा करते हैं। उनके मंदिरों के अंदर सोने जवाहरात में, आपने देखा होगा ना सोमनाथ की फतेह के अंदर आपने शायद पढ़ा होगा कि वो बड़े बड़े बुत के अंदर सोने जवाहरात भर के रख देते थे। मुसलमानों में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप सोने जवाहरात को भर कर रखो, साल पूरा हो गया ज़कात भी दो उसका निकाल के। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पर हम बिलीव करते हैं। हमारे इकोनॉमिकल आउटलुक्स डिफरेंट हैं, तो हम कैसे उनके साथ रह सकते थे। हम इंटरेस्ट पर बिलीव नहीं करते हैं। हमारे लिए सूद ऐसा है जैसे कि ऐलान जंग है खुदा के साथ, तो हम जो है वो नहीं सूद पर बिलीव करते। हिंदुओं का सूद पर बिलीव है, वो सूद को बुरा नहीं समझते। ये सारी वजूहात की बिना पर हम साथ में कैसे रह सकते थे एक मुल्क के अंदर, जबकि हमारे अपने आइडियोलॉजीज बिल्कुल डिफरेंट थे। तो ये शुरू के इनमें कोई मसला नहीं है कि वो ज़्यादा खुदा मान रहे हैं, हमें खुदा मान रहे हैं, हम प्रॉफिट नबी को मान रहे हैं, वो नहीं मान रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इन चीज़ों से पड़ता है कि हमारे सोशल लाइफ में इशूज़ आ जाते हैं, रहने सहने के रोज़मर्रा के अंदाज में। जाहिर सी बात है अगर हिंदू अगर कोई आपका दोस्त बना हुआ है तो उसके चीज़ों को मानने से आपके उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन चीज़ों में यकीनन फ़र्क पड़ेगा, जो आखिरी की जो चीज़ें। ठीक है, तो 6 पैराग्राफ में ये बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में भी आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स एज डिस्क्राइब्ड बाय लियाकत अली खान, कि क्या फ़र्क है, रिलीजियस डिफरेंसेस हैं। तो हमने फ़र्क देखा हिंदू और मुसलमानों में। यहाँ पे 7th पैराग्राफ में फिर वही 2 नेशन थ्योरी के बारे में बात करते हैं, 2 कौम नज़रिए के बारे में, कि हम अगर हिंदुओं के साथ रहेंगे तो 3:1 की मेजॉरिटी है, 300 मिलियन हिंदू हैं, 100 मिलियन मुसलमान हैं, तो हमारी अपनी कल्चर सेटबैक में आ जाएगी, हमारी अपनी सकाफत तबाह हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जैसे 2 कौम नज़रिया जिसको हम कहते हैं, सर सैयद ने भी ये बात बोली थी। तो इसलिए हमें अलग वतन के जो है वो अपने लिए हमने डिमांड किया। और फिर भी जो हिंदुस्तान के अंदर जो है वो हिंदू मुस्लिम दोनों ही बैकवर्ड थे, लेकिन मुसलमान और बैकवर्ड थे, हिंदू से ज़्यादा बैकवर्ड थे।
चूँकि ज़ाहिर सी बात है अंग्रेज़ों ने जो है वो छीना था हुकूमत को मुसलमानों से 1857 में, तो मुसलमानों को ही ज़्यादा जुल्म सितम किया गया और उनको ज़्यादा पीछे रखा गया हर चीज़ में, तालीम में, जॉब्स में, इन तमाम चीज़ों में। इसलिए हमने अलग वतन का मुतालबा किया कि हम इस कंट्री में नहीं रह सकते थे यूनाइटेड इंडिया में, इंडिया के साथ। नाउ द 8th पैराग्राफ कि द डिमांड ऑफ पाकिस्तान वॉज रीजनेबल ऑन जियो पॉलिटिकल ग्राउंड्स। कहते हैं कि अच्छा कुछ लोग जो थे कांग्रेस के वो कहते थे कि पाकिस्तान की क्रिएशन गलत है, नहीं क्रिएट होना चाहिए पाकिस्तान को, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू फहरिस्त थे, तो वो कहते थे कि नेहरू रिपोर्ट जो उन्होंने बनाई थी पूरी, तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान क्रिएट नहीं होना चाहिए, अनरीजनेबल डिमांड है ये। तो लियाकत अली खान अमेरिकन पब्लिक के सामने कहते हैं इट इज़ अ वेरी रीजनेबल डिमांड बोथ ऑन जियो पॉलिटिकल ग्राउंड। जियो पॉलिटिकल ग्राउंड मतलब जियोग्राफी के लिहाज से भी और पॉलिटिक्स के लिहाज से भी। जियोग्राफी के लिहाज से पाकिस्तान इतना बड़ा है कि इसमें एक वतन आराम से बन सकता है पाकिस्तान के अंदर, और अब तो उसके बाद तो 2 बन गए, बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। इतना बड़ा पाकिस्तान है कि मतलब बाकी कंट्रीज और छोटे छोटे भी बहुत सारे दुनिया में। पाकिस्तान जियोग्राफी के लिहाज से दैट्स अ गुड कंट्री टू बी मेड, और पॉलिटिक्स के लिहाज से देखा जाए तो इतनी बड़ी आवाम भी पाकिस्तान के अंदर है कि जो हमें आज़ादी के बाद मिलेगी कि हम अपनी पॉलिटिक्स को भी आराम से उससे चला सकते हैं, जमहूरियत वगैरह सारी चीज़ें। तो ये तो एक रीजनेबल डिमांड है, नॉन रीजनेबल हो ही नहीं सकती। द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान रिमूव द सीड्स ऑफ डिसरप्शन एंड इट इज़ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टेबल न्यू एशिया। और जो हमने पाकिस्तान का तख्लीक किया है, इसने तमाम झगड़े फसाद को ख़त्म कर दिया साउथ एशिया से, जो एक डेंजर जोन हमेशा से बना हुआ था दुनिया के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए। और हमने एक स्टेबल एशिया की प्रोडक्शन की है, हमने एक मुस्तहकम एशिया की शुरुआत की है। वरना अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं बनता तो फिर क्या होता, एक से एक बड़े बड़े वर्ल्ड वॉर्स और फड्डे होने शुरू हो जाते हैं, लड़ाइयाँ होने शुरू हो जाती हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच में हिंदुस्तान के अंदर, जैसे कि आज होता है। तो वही कहते हैं, अगर हम इसलिए हमने अलग कर लिया ताकि जो प्रॉब्लम्स थी, जो डिसरप्शन के सीड्स थे, जो बीज थे तनाज़े के, जो आगे जाकर कोई तनावर दरख्त बन सकते थे, हमने उसको ख़त्म कर दिया, हमने उसको जड़ से काट दिया पाकिस्तानी क्रिएशन के बाद। और हमने एशिया के स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा काम किया पाकिस्तान को क्रिएट करके, ताकि एशिया में स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाए और प्यार चैन और सुकून के साथ हम अपने अपने वतन में रहें बिना किसी एक को तंग किए हुए। ठीक है, तो ये एक तरह से साबित कर रहे हैं अपना मौक़िफ़ लियाकत अली खान, और बहुत प्यारे अंदाज में कि हमने की जो ये डिमांड की है वो एक जायज़ डिमांड है, रीज़नेबल डिमांड है। तो 9th पैराग्राफ में कहते हैं पाकिस्तान इज़ फ्री फ्रॉम मेंटल कन्फ्यूजन बिकॉज ऑफ इट्स आइडियोलॉजी। कहते हैं कि जो भी एशिया में जो नए मुल्क आज़ाद हो रहे हैं, उन तमाम कंट्रीज़ के अंदर आपको मेंटल कन्फ्यूजन दिखाई देगी कि कंट्री को पता नहीं चल रहा है कि वो कैपिटलिज्म अपना है, वो कम्युनिज्म अपना है, वो बादशाहत अपना है, वो जमहूरियत अपना है, उनको पता ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के जो कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान जो कंट्री बना है, ये मेंटल कन्फ्यूजन से आज़ाद है, जहनी तनाज़े से आज़ाद है, जहनी परेशानियों से आज़ाद है। क्यों भाई? बिकॉज ऑफ इट्स आइडियालॉजी। चूँकि हमने हमारे पास पहले से अपनी एक आइडियोलॉजी मौजूद थी, नज़रिया पाकिस्तान, द आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम, और हमने कोई आइडियोलॉजी बनानी नहीं पड़ी हमें अलग से, बल्कि हमारे पास तो आइडियोलॉजी 1400 साल पहले से मौजूद थी। हमने तो पाकिस्तान को इसलिए एक कायम किया कि पाकिस्तान को हमें एक्सपेरिमेंटल लैब बनाना थी इस आइडियोलॉजी की, कि हम जो इस्लामी नज़रियात हैं उनकी तजुर्बा कर सकें हम इस पर। तो हमें इसलिए हमारे लोग मेंटल कन्फ्यूजन से आज़ाद हैं, क्योंकि हमने 1400 साल पुराना दीन जो इस्लाम था उसकी बुनियाद पर हमने इस पाकिस्तान की क्रिएशन की है। और इसलिए हमारे सारे बिलीफ सिस्टम बिल्कुल क्लियर कट हैं कि वी बिलीव इन सुप्रीम सॉवरेनिटी ऑफ गॉड। हम बिलीव करते हैं खुदा की हाकिमत आला पर, कि अल्लाह ताला जो है वो वाहिद हाकिम है, सबसे बुलंद बरतर ताकत हाकिमियत अल्लाह ताला के पास है। तो इस्लामी आइन के अंदर 1973 का आइन ले लो, 56 का आइन ले लो, कोई भी आइन ले लो, उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट यही होगा कि द सुप्रीम सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू गॉड, हाकिमियत अल्लाह ताला के पास होगी। ठीक है, तो यही रूल है इस्लामिक आइडियोलॉजी का। वो अलग बात है, मैं इस पर डिबेट नहीं करना चाहता कि आज जो है वो चीज़ें उस तरह की नहीं हो रही जिस तरह की चीज़ें थी आइन के अंदर, हाकिमियत अल्लाह ताला के पास है, लेकिन कवानीन हम जो है कुरान और सुन्नत वाले नहीं बना रहे होते हैं, कवानीन हमारे वही ब्रिटिश लॉस के लिहाज से चल रहे होते हैं। ठीक है, बट लियाकत अली खान ने जो बताया है, तो लियाकत अली जब पाकिस्तान भी जब बना था ना, जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त पाकिस्तान इंडियन एक्ट 1935 के लिहाज से चल रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के बनने के बाद पाकिस्तान का कोई आइन नहीं था। 1935 का जो इंडिया का आइन था ना, वो पाकिस्तान चला रहा था। तो लियाकत अली खान ने एक बहुत अच्छा काम किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, करारदाद मकासद, जिसको उर्दू में आपने याद किया होगा। तो उस करारदाद मकासद में क्या था कि लॉ ऑफ इंडिया एक्ट के जो ऐसे पॉइंट्स थे जो इस्लाम के वो थे कि इस्लाम के ख़िलाफ़ थे या इस्लाम से हट के थे, उनको उन्होंने चेंज करके इस्लामिक टाइप का कर दिया था। तो ये उन्होंने एक कदम बढ़ाया था आगे जाकर के इस्लामिक तौर पे हम जो है पाकिस्तान को स्टार्ट करेंगे, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को। तो हम सुप्रीम सॉवरेनिटी ऑफ गॉड पर बिलीव करते हैं, हम बिलीव करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैन, सारे इंसान बराबर हैं, और हम बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी पर, जमहूरियत पर, कि इंसान को हक हासिल है कि वो वोटिंग करके अपने मनपसंद नुमाइंदे को चुन सके। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का हक हासिल है कि हम जो है डेमोक्रेसी, जमहूरियत के थ्रू हम लोगों को चुन सकें, और ये ऐसा होना चाहिए।
है ना, वोट हमारा हक है और वोट को इज्जत भी देना चाहिए, ठीक है। 10th पैराग्राफ है, दैट इज ही हैड टू मेक अ कंट्री ऑफ 80 मिलियन पीपल इन 2 months। जब पाकिस्तान बना तो 80 मिलियन लोग हिजरत करके पाकिस्तान आए थे, मतलब मौजूद थे। 80 मिलियन लोग तो नहीं आए थे, टोटल 80 मिलियन पीपल थे, और उन 80 मिलियन लोगों के लिए 2 महीनों के अंदर हमें कंट्री बनाना था। 3rd जून प्लान जिसको हम कहते हैं, 3 जून प्लान। तो 3 जून को जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन ने बता दिया था कि भाई हम जो है वो आपको अपना वतन 2 महीने बाद दे देंगे। 2 महीने तुम्हारे पास हैं, 2 महीने तो अपना वतन बनाओ, जितनी जल्दी बना सकते हो। अब 2 महीने में तो घर तैयार नहीं होता 120 गज का, तो 2 महीने में पूरा कंट्री बनाना तो बहुत मुश्किल काम था। लेकिन हमें कहा गया कि भाई 2 महीने में जो है वो आप 80 मिलियन लोगों का पूरा घर बना दें, पूरे के पूरे कंट्री बना दें। और उस वक्त पाकिस्तान है नो कैपिटल एंड नो फ्लैग। उस वक्त पाकिस्तान के कोई कैपिटल नहीं था, कोई फ्लैग नहीं था, तो दारुल हुकूमत पाकिस्तान का कोई नहीं था। हमने कराची को एज अ कैपिटल सिटी जो है वो स्टार्ट किया, और कराची में भी नई बिल्डिंग नहीं बनाई, जो अंग्रेज़ों के दौर की बिल्डिंगें थी उन्हीं को हमने जो है वो गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स में कन्वर्ट कर दिया। उस वक्त तो मसला नहीं था, मसला इसलिए है कि आज भी वही बिल्डिंग इस्तेमाल हो रही है, जबकि आज जो नई बिल्डिंग बना देनी चाहिए, लेकिन आज भी हम वही अंग्रेज़ों की बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, ठीक है। चाहे KMC बिल्डिंग हो, चाहे वो सिंध क्लब हो, कोई भी चीज़ हो। तो कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास कैपिटल कोई नहीं था, तो हमने काफ़ी सालों के बाद आखिरकार इस्लामाबाद को एज अ कैपिटल सिटी इस्टेब्लिश किया। शुरू में कराची को इस्तेमाल किया एज अ कैपिटल सिटी। फ्लैग कोई नहीं था, झंडा कोई नहीं था पाकिस्तान का, तो हमने वही मुस्लिम लीग का जो झंडा था हरे रंग का, ग्रीन कलर का और चांद तारा उस पर था, वो इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद फिर हमने क्या किया कि वाइट पट्टी उसके ऊपर लगा दी, वरना पाकिस्तान का जो झंडा है इट वॉज द फ्लैग ऑफ मुस्लिम लीग। पाकिस्तान का अलग से कोई स्पेशल झंडा तैयार नहीं किया गया था, उसी को झंडे को आज तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्मी पर्सनल वर डिस्पर्स्ड, और हमें जो आर्मी अलॉट की गई थी वो डिस्पर्स थी, बिखरी हुई थी इधर उधर, क्योंकि 2 रेजिमेंट पाकिस्तान को अलॉट की गई थी, ERP या EPR और WPR, ईस्ट पाकिस्तान रेजिमेंट, वेस्ट पाकिस्तान रेजिमेंट। मतलब ईस्ट पाकिस्तान रेजिमेंट जो पाकिस्तान में मौजूद, इस वाले पाकिस्तान हमारे पाकिस्तान में मौजूद होते हैं, और जो बांग्लादेश जो पहले पाकिस्तान बना ईस्ट पाकिस्तान, उसमें भी कुछ फ़ौज थे, तो दूर दूर बिखरे हुए थे, जो आपस में हफ्ते तक महीनों तक मिल नहीं पाते थे आपस में। और यही सबसे बड़ी वजह थी जिसकी वजह से बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, चूँकि हमें कंट्री ऐसा लेना चाहिए था जो कि पास होता। तो यही कह रहे हैं कि हमारे आर्मी पर्सनल, एक तो पर्सनल होता है कि पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल सामान है इस तरह से, और एक पर्सनल पर्सोनेल होता है, NNEL पर्सनल। तो पर्सनल कहते हैं हम सिपाहियों को। तो हमारे आर्मी पर्सनल जो थे वो डिस्पर्स थे, बिखरे हुए थे। आवर शेयर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट रिमेन्ड ऑन पेपर, और हमसे जो वादा किया गया था मिलिट्री इक्विपमेंट को देना था कि इतने ही तुम्हें जो है वो फ़ौजी साजो सामान मिलेंगे, वो कागज़ में ही रह गया, पेपर में रह गया। और अब तक 3 साल हो चुके हैं पाकिस्तान बने हुए, लेकिन अब तक इंडिया ने हमें वो सब ट्रांसफ़र नहीं किया है। मतलब कहा जाता, मतलब ये है ना कि जवाहरलाल नेहरू ये कहा करते थे कि पाकिस्तान को कुछ ना दो, पाकिस्तान ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, जो वादे खिलाफ़ी कर लो। और लेकिन वही कहते हैं कि हमारा अज़्म हौसला था, हमें डिटर्मिनेशन थी कि 3 साल गुजर गए पाकिस्तान को, और 3 साल के बाद भी वी स्टैंड यूनिफाइड, हम साबित कदम खड़े हैं अपनी जगह पर, पाकिस्तान का वतन, ठीक है। तो आवर शेयर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, कि हमें मिलिट्री इक्विपमेंट के शेयर्स भी नहीं नवाजा गया, हमें नहीं दिया गया। और उसी पर जो एक अच्छा काम किया था कि मोहनदास करमचंद गांधी ने, उन्होंने एक स्टैंस लिया था, एक रद्द-ए-अमल किया था कि वो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, है ना, भूख हड़ताल पर बैठे थे, हंगर स्ट्राइक पर, कि भाई पाकिस्तान बंद हो गया, उसको जो चीज़ें हैं तुम उसको लौटा दो। लेकिन आखिरकार जो है वो उसको नहीं लौटा पाए, और नहीं लौटाने पर क्या हुआ कि जो है वो फिर गांधी जी जो है वो कहाँ बैठ गए भाई, भूख हड़ताल पर बैठ गए। एक दिन तो भूख हड़ताल पर बैठे, जब दूसरे दिन जब टाइम आया दूसरे दिन, तो फिर जब वो जाने लगे भूख हड़ताल पर मंदिर पे पूजा पाठ करने के बाद, तो किसी हिंदू इंतहा पसंद जो वहाँ पर थे, गोडसे नाम था उसका, तो उसने जो है वो गोली मार दी, ठीक है। तो वो मतलब कि गांधी जी की जो मौत भी हुई तो वो पाकिस्तान के लिए ही हुई थी, ठीक है, देखा जाए तो, कि वो चाह रहे थे कि भाई जो जिस कंट्री को हक है, जो हमने वादे किए हैं, वादे खिलाफी हमें नहीं करनी चाहिए। तो लेकिन वो जवाहरलाल नेहरू ने फिर भी नहीं दिया, और वो पेपर पे ही रहा आखिरी अरसे तक। 7 मिलियन होमलेस रेफ्यूजीज़, 70 लाख लोग, आपको पता ना, हिजरत करके आए थे हिंदुस्तान। दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन और सबसे बड़ी हिजरत थी दुनिया की, ठीक है, जो बहुत, हाँ, बहुत बड़ी हिजरत थी। 7 मिलियन पीपल के साथ 70 लाख लोगों की जो क्रॉस किया था बॉर्डर्स को जिन्होंने, और आए थे, और होमलेस थे, सब अपना घर बार, कारोबार, दुकान, सब कुछ छोड़कर अपने आए थे पाकिस्तान। वो कहते हैं आधा रोटी खाएंगे पाकिस्तान जाएंगे, तो वो ये उनका नारा था। जब भाई पाकिस्तान वो आखिरकार आ गए, अपने वतन पे आए, सजदा किया अपनी मिट्टी को, और आखिरकार वतन देखा। तो हमने तो ये नहीं पता इस चीज़ के बारे में, जो उस वक्त मौजूद थे वो उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरह से जानते हैं। तो एक वो रज़िया भट्ट साहिबा ने एक नावल लिखा था बानो के नाम से, बानो के नाम से एक नावल लिखा था। अब उसको हम टीवी वालों ने ड्रामेटाइज भी किया था एक नाम से, दैट वाज
आंगन तो शायद नहीं था, हिजरत के वक्त की उसमें जो है वो बातें थी। बहुत हाई कास्ट थी उसके, मतलब बहुत हाई कास्ट थी उसमें अंदर ना, मतलब बहुत बड़े बड़े सारे एक्टर एक्ट्रेस को लिया गया था। दैट वाज हम टीवी में सब बड़े एक्टर्स उसके अंदर बहुत सारे, और बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टोरी थी वो, है ना, बहुत इमोशनल थी, आंसू आ जाए आंखों में उसको देखकर। यस दैट वाज ओके। तो वो उसमें बहुत अच्छी तरह से बताया गया। हम टीवी बहुत, मैंने खुद उस ड्रामे को देखा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें दिखाया गया था किस तरह से हिजरत हुई और किस तरह से मुसलमान जो है वो हिजरत करके इंडिया से पाकिस्तान है और पूरे पूरे घर वालों को मार दिया गया, काट दिया गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि 7 मिलियन होमलेस रेफ्यूजीज़ थे, 7 मिलियन 70 लाख जिनको जो है घर देना था अपना अलग से। ठीक है, रेफ्यूजीज़ कहते हैं महाजरीन को जो मुल्क छोड़कर जाते हैं। 11वें पैराग्राफ में लिखा हुआ है लिबर्टी, अच्छा लियाकत अली खान की एक बात है कि कोटेशन है इंपॉर्टेंट, लिबर्टी डजंट डिसेंड अपॉन द पीपल, इट इज़ अ फ्रूट विच मस्ट बी अर्न्ड बिफोर इट इज़ एंजॉयड। आज़ादी लोगों पर नाजिल नहीं की जाती, आज़ादी लोगों पर उतारी नहीं जाती। आज़ादी एक ऐसा फल है, अगर आपको उसका मज़ा लेना है तो आपको उसको कमाना पड़ेगा। ठीक है ना, चिड़िया है ना, चिड़िया जो है वो घूमती रहती है हवा में, आसमानों में, लेकिन उसको आज़ादी की परवाह नहीं है। उसको एक बार अगर कोई जो है वो पिंजरे में बंद कर दे ना, फिर उसको पता लगे आज़ादी किस चीज़ का नाम है। ठीक है, तो आज़ादी किसे कहते हैं? आज़ादी, लिबर्टी, आज़ादी लोगों पर नाजिल नहीं की जाती। हमें आज आज़ादी फील नहीं होती बिकॉज वी हैव नॉट अर्न इट। हमने इस आज़ादी को कमाया नहीं। आज़ादी उनको फील होगी जिन्होंने इस आज़ादी के लिए जाने दी, कुर्बानियाँ दी और जो हिजरत करके आए। उन्होंने आखिरकार हम मिल नगमों में देखते हैं कि उन्होंने जो है वो अपनी मिट्टी को चूमा, सजदा किया, और उस ऐसी मिट्टी को हम जाकर देखते हैं धूल मिट्टी लगती है, लेकिन ऐसा इंसान जिसने उसको कमाया हो उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है, उस मिट्टी की कीमत होती है बहुत बड़ी उसकी। ठीक है, तो ये लिबर्टी इसीलिए चीज़ को हम कहते हैं कि ये आज़ादी लोगों पर नाजिल नहीं की जाती, बल्कि लोगों को उसको अर्न करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, अपने आप को आज़ादी के काबिल बनाना पड़ता है आज़ाद वतन होने के लिए। ये अगर आप पाकिस्तान छोड़कर सऊदी अरब या इस तरह कंट्री जाएंगे ना, वहाँ पर आपको फील होगी आज़ादी किस चीज़ का नाम है। आज आप पाकिस्तान अपने वतन के अंदर जी जहाँ चाहे वहाँ घूम रहे होते हैं बिना किसी परेशानी के, कोई रोकने वाला नहीं है। अभी हमारा वतन पाकिस्तान है, को रोक के दिखाओ। ठीक है, तो यही अगर आप सऊदी अरब जाओगे या और जाओगे ना, तो गली से निकलने में भी आपको अकामा शो करना पड़ेगा, ये हमारा अकामा है, ये है। हर जगह नहीं जा सकते हैं, कहीं रोक रोक कर पुलिस आपसे मांगेगी भाई दिखाओ अपने NIC दिखाओ, अकामा दिखाओ। तो यहाँ पर आपको फील होगा कि यार वाकई में पाकिस्तान में तो कोई नहीं बोल सकता हमसे कि भाई ये मुल्क दो। तो आज़ादी चूँकि हम अब तक पजरे में रहे नहीं ना कभी, तो इसलिए हम के आज़ादी की जो हमें फीलिंग नहीं आती है। तो वही बात जो है लियाकत अली खान कहते हैं कि आज़ादी को कमाना पड़ता है इसको, इसका मज़ा लेने के लिए। फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन इज़ एन आउट ऑन आइडिया। अच्छा, आज़ादी का मतलब अगर सिर्फ ये कहा जाए कि बैरूनी मुल्क से आज़ादी मिल जाए तो ये एक पुराना ख्याल है। अगर आपको लगता है कि अंग्रेज़ छोड़कर चले गए, पाकिस्तान आज़ाद हो गया, ये पुराना ख्याल है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है आज़ादी का? फ्रीडम फ्रॉम वांट, डिजीज़ एंड इग्नोरेंस। इंसान को ख्वाहिशात से आज़ादी मिले, बीमारियों से आज़ादी मिले और जाहिलियत से आज़ादी मिले। आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आज पाकिस्तान आज़ाद हो गया तो इसलिए आज़ाद हो गया कि भाई दूसरे कंट्री वाले को कब्जा नहीं करके रखे हैं। इट इज़ नॉट द गवर्नमेंट दैट शुड बी फ्री बट द पीपल दैट शुड बी फ्री। सिर्फ गवर्नमेंट को आज़ाद नहीं होना चाहिए, लोगों को आज़ाद होना चाहिए, लोग आज़ाद होने चाहिए। ठीक है, और लोग आज़ाद कैसे होंगे? जब वो बीमारियों से आज़ाद हो, जब उनको हेल्थ की अच्छी फैसिलिटीज़ मिलें, जब पाकिस्तान में मौजूद हर एक बच्चे को अच्छी तालीम मिले, जब उनको तमाम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, पानी, बिजली, गैस सब टाइम पर, वक्त पर प्रॉपर मिले, तब हम कहेंगे पाकिस्तान आज़ाद है, जो कि पाकिस्तान जाती। ठीक है, तो ये लियाकत अली खान कहते हैं कि हम आज़ाद तो हो गए लेकिन हमें बाकी चीज़ों से भी लोगों को आज़ाद करना है। 12वें पैराग्राफ में कहते हैं द USA शुड शेयर इट्स ग्रेट फंड ऑफ नॉलेज विद PK के पाकिस्तान कहते हैं कि अमेरिका को अपने ख़जाना के, अमेरिका पाकिस्तान तो अभी अभी बना है तो हमारे पास इतनी काबिलियत नहीं है, लेकिन अमेरिका चूँकि एक बहुत पहले बन चुका है और उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा कह लो कि डेवलपमेंट दिखाई है, तरक्की दिखाई है। तो अमेरिका को ये चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ अपने फंड ऑफ नॉलेज को शेयर करे, अपना इल्म का ख़जाना पाकिस्तान को भी दे। ठीक है, तो ताकि हमें भी जब ये ख़जाना हमें मिलेगा। तो 12वें पैराग्राफ में कह रहे हैं कि अमेरिका को भी जो है वो अपने ग्रेट फंड ऑफ नॉलेज को, अपने अजीम जो है वो ख़जाने को, जो इल्म का ख़जाना है उसको खर्च करना होगा, पाकिस्तान को उसको देना होगा, ताकि हम भी डेवलपमेंट कंट्रीज़ की जो है वो लिस्ट में आ जाएँ। फिर 13वें पैराग्राफ में कहते हैं कि अमेरिका एंड पाकिस्तान बोथ स्टार्टेड एज एग्रीकल्चरल कंट्री, कि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों की जो शुरुआत हुई थी वो एग्रीकल्चरल कंट्री के लिहाज से हुई थी। जब अमेरिका भी बना तो आज अमेरिका एक इंडस्ट्रियल कंट्री, इकोनॉमिकल कंट्री है, लेकिन अमेरिका की बात करो, सॉरी, अमेरिका भी पहले कभी क्या था, एग्रीकल्चरल नेशन था, ज़राअत पर इंहिसार था। और पाकिस्तान भी आज ज़राई कंट्री के लिहाज से शुरू हुई है, लेकिन हम उसका हमेशा एग्रीकल्चरल कंट्री नहीं रह देंगे। हम एक वक्त आएगा जब हम उसको एक मॉडर्न कंट्री, एक इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंट्री हम उसको बनाएंगे।
बट एक अफसोस की बात है कि 2020 तक पाकिस्तान आज भी एग्रीकल्चरली कंट्री है, ज़राअत पे ही नहीं सारे पाकिस्तान के सारी की सारी, ठीक है। जबकि होना नहीं चाहिए, कंट्री को एग्रीकल्चर से चेंज करके अपने आप को कमर्शियल लाइन पे लाना पड़ता है, तब जाकर वो कंट्री ज़्यादा अर्न कर रही होती है। तो अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ने एग्रीकल्चरल कंट्री के लास्ट से शुरुआत की। बोथ गॉट फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन, और दोनों ने आज़ादी हासिल की फॉरेन डोमिनेशन से, मतलब बाहर किसी मुल्क से जो है वो उन्होंने आज़ादी हासिल की। पाकिस्तान ने भी, और इस तरह से अमेरिका ने भी बाहर दूसरे कंट्री से आज़ादी हासिल की। पाकिस्तान ने ब्रिटिश से आज़ादी हासिल की, और अमेरिका में मैंने लास्ट क्लास में टाइम ब्रोक मैंने आपको बताया था यूएसए सीएसए कि सीएसए से आज़ादी यूएसए ने हासिल की कॉन्फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। 4 जुलाई का दिन था जिस दिन आज़ादी हासिल हुई उनको। यूएसए प्रोमोटेड सिविल लिबर्टीज़ एंड पीके विल डू इट ऑज विल, और लेकिन अमेरिका ने बाद में सिविल लिबर्टीज़ को फ़रोग दिया। और अमेरिका का नाम दुनिया में किस लिए रोशन हुआ? ह्यूमन राइट्स की वजह से। ह्यूमन राइट्स के लिए बड़ा काम किया, सिविल लिबर्टीज़ के लिए बड़ा काम किया, अपने शहरी को आज़ादी दी, एक सेकुलर नेशन बनाया जिसके अंदर लोगों को अपने अपने मज़ाहिब के मुताबिक गुजारने पर आज़ादी थी। हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब लोग अमेरिका में मिलजुल कर पहले भी रहते थे, आज भी रहते हैं, ठीक है। और उन्होंने पूरा लिबर्टी की पूरी एक नशोनुमा पूरी कायम की, पूरा बताया लिबर्टी किस चीज़ को कहते हैं। पूरा एक स्टेचू वहाँ पर फिर उसको गिफ्ट किया गया फ्रांस की तरफ से, स्टेचू ऑफ लिबर्टी आपने देखा होगा, ठीक है, जो लिबर्टी के बारे में बताती है, आज़ादी के बारे में कि अमेरिका कितना ज़्यादा लिबर्टी उसके अंदर मौजूद है। वहाँ पर न्यूयॉर्क के अंदर हाइड पार्क बनाया गया। हाइड पार्क के बारे में सब जानते हैं कि वहाँ पर हाइड पार्क के बारे में जिस बंदे के बारे में जो भी बोलना है आप बोल दो जाके, वहाँ पर कोई आपको रुकने वाला नहीं है। इतना लिबर्टी वाला कंट्री है कि पूरा एक पार्क बनाया हुआ है कि वहाँ जो बोलना है आप जाकर वो बात कर सकते हो, ठीक है। वो किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बात आपके प्रोटेस्ट वहाँ पर आप कर सकते हो। तो दैट इज़ कॉल्ड सिविल लिबर्टीज़। अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, एक लिबर्टी वाला कंट्री है वो। और कहते हैं पाकिस्तान भी एक दिन आएगा जब पाकिस्तान के लोगों को भी इतनी आज़ादी हासिल होगी कि वो जब किसी भी बंदे के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अफसोस के वक्त पाकिस्तान में अब तक नहीं आ सका है। हम फेसबुक में कुछ लिख देंगे पाकिस्तान के खिलाफ तो वो ID बैंड हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो हाँ हम कुछ भी इस तरह से नहीं कर सकते। He called himself a servant of democratic people. At the end, सबसे लास्ट पैराग्राफ में अपने आप को ये कहते हैं कि मैं आपको दोबारा से शुक्रगुजार हूँ कि मैं आई एम अ सर्वेंट ऑफ डिटरमाइंड डेमोक्रेटिक पीपल, कि मैं जमहूरी लोगों का मैं खादिम, मैं नौकर, मैं ग़ुलाम, मैं आपसे बात किया यहाँ पर। तो ये अपने आप को, चूँकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना वो एक नौकर ही होता है। ही इज़ द सर्वेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पीपल, और उसकी कोई बड़ी तनख्वाह नहीं होती, कोई बड़े घर नहीं होते। लियाकत अली ख़ान के बारे में कहा जाता है कि इनके पास इतने सैलरी नहीं थी कि वो अपने जो है वो असिस्टेंट सेक्रेटरी रख सकें। तो इनकी अपनी वाइफ राना लियाकत अली ख़ान के बारे में 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा, रोल ऑफ वुमेन इन द पाकिस्तान मूवमेंट में, कि उन्होंने खुद एज अ ऑनररी सेक्रेटरी के तौर पर काम किया था अपने शौहर के लिए। इतने पैसे नहीं होते थे पाकिस्तान के पास कि वो कोई कितने पेजेस आ सकें। पुराने दफ्तरी कागज़ के पीछे जो वाइट बच जाता था ना तो उसमें लिखा करते थे, ठीक है। एक पेपर मिल पाकिस्तान के पास जस्ट था। तो मतलब पाकिस्तान जो था वो ऐसे लोग जो थे, जो ये लोग थे लियाकत अली ख़ान, काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, तो आजकल के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो उनके पाँव के धूल के बराबर भी नहीं है, ठीक है। जो उनकी एक करप्शन फ्री ज़िंदगी गुजारे, जो ऑनेस्टी उन्होंने दिखाई, जिसकी वजह से आज तो पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि मुल्क के जगह पर मौजूद है। वरना तो आजकल के पॉलिटिशियन तो बेच के खा जाते हैं अगर उस दौर में पाकिस्तान होता तो ये तो उन लोगों के काम था। और ये उनके अल्फाज भी आप सुन सकते हैं कि इतने बेहतरीन तरह से उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो डिनोट किया है, बताया है एक लॉजिकल वे पर अमेरिकन पीपल को कि आज का कोई भी बंदा जाकर इस तरह की स्पीच डिलीवर नहीं कर सकता, जाकर इतने एक्सट्रीम वे पर नहीं बता सकते जाकर, ठीक है। तो उन्होंने आखिरकार क्या किया है, कह रहे हैं कि मैं ग़ुलाम हूँ, मैं खादिम हूँ। ये नहीं कि आप आजकल के प्राइम मिनिस्टर को तो आप देखोगे बड़े बड़े महलों के अंदर रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर घूमते हैं, लाइन से 50 गाड़ी है कि 50 गाड़ी पीछे लेकर घूमते हैं जैसे कि बादशाह है कोई, लेकिन असल में वो ग़ुलाम है। क्योंकि एक सर्वेंट होता है एक प्राइम मिनिस्टर, एक मिनिस्टर, किसमें भाई, किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। ही विश्ड फॉर गुड रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान एंड द यूएस, और उन्होंने फिर कहा है कि हम हमेशा ये कोशिश करेंगे और मेरी उम्मीद हमेशा रहेगी कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच, यूएसए के बीच जो ताल्लुकात हैं, दे विल ऑलवेज बी प्रॉस्पेरस, वो हमेशा अच्छे रहें, गुड रिलेशंस रहें, और हम दोनों साथ साथ जो है वो तरक्की के लिए गामजन होते रहें, रास्ते में बढ़ते रहें, फॉर द सेक ऑफ वर्ल्ड पीस, फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। आगे बात समझे सबको?